गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इतिहास खंड से अध्याय 6 यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय पूर्व आधुनिक काल सन 1300 से सन 1800 तक के पढ़ाई करेंगे। इस पाठ में हम भारत के अलावा कई और देशों के बारे में पढ़ेंगे। क्यों ना हम इन देशों की यादें ताज़ा कर लें। कक्षा 7 में हमने यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। यह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके कुछ प्रमुख देशों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अपने दीवार मानचित्र एटलस में यूरोप के मानचित्र में इन देशों के नाम पहचानें और उन्हें मानचित्र में खोजें। आप लोग क्लास 7 में यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़े, जिसमें आप लोगों ने मानचित्र देखना, समझना और कैसे देखते हैं इसके बारे में भी आपने समझा है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें मानचित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह देश जिसका शासन भारत पर सन 1947 तक रहा वह है इंग्लैंड। वह देश जिसकी राजधानी पेरिस नामक सुंदर शहर है फ्रांस है। वह तीसरा है एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसने सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक दुनिया को दिया, वह है यूनान। एक देश जो भूमध्य सागर से 3 तरफ से घिरा है जिसकी राजधानी रोम है, वह है इटली। 5वां है मध्य यूरोप का एक विकसित देश जिसकी राजधानी बर्लिन है, वह है जर्मनी। 6वां है पूरे यूरोप का एक विशाल देश जिसकी राजधानी मॉस्को है, वह है रूस। अगर भारत से पेरिस स्थल के मार्ग से जाना है तो हमें किन किन देशों से होकर जाना होगा? वह है पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इटली से होकर के जाना पड़ेगा। आगे है जिसको आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं, आप के माध्यम से इसे उंगली फेर सकते हैं और समझ सकते हैं। 8वें नंबर पर दिया है यह भारत के समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाना है तो किस रास्ते से जाएंगे? मानचित्र पर उंगली फेर कर बताएं। आप मानचित्र में इस चीज़ को देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में। 9वां है मानचित्र में ईरान को खोजें। इस देश का भारत से बहुत पुराना सांस्कृतिक संबंध है। 10वां है ईरान के पश्चिम में ईराक ढूंढे। यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। 11वां है अरब प्रायद्वीप खोजें जहां इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी और फिर फिलिस्तीन देश पहचाने जहां ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। इन सब चीज़ों को आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कहाँ क्या है। आप लोगों ने मानचित्र देखना बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा पिछले क्लासों में। अब हम आगे देखेंगे आधुनिक काल और उससे पहले। इतिहासकार भी आपकी तरह बहस करते हैं कि आधुनिक विश्व की क्या पहचान है। आमतौर पर माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की मुख्य पहचान है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना ज़्यादा कठिन है, फिर भी कुछ सामान्य बातें कही जा सकती है कि इतिहासकारों ने आमतौर पर क्या है औद्योगिक उत्पादन और लोकतंत्र राज्यों के युग को बहुत अच्छी तरीके से जाना और समझा, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना यह बहुत ही कठिन बात है। तो आगे देखते हैं हम लोगों को जात पात को कम कर दिया जाना, सबकी कानूनी समानता और साथ ही साथ समाज के विविध वर्गों के बीच बहुत अधिक आर्थिक असमानता के कारण बहुत सारी समस्याओं को असमानता को देखना पड़ा। सोच विचार के स्तर पर पहले लोग ज़्यादा धर्मभीरू होते थे, मतलब सोच विचार जो थी वो पहले क्या थी धर्मभीरू। धर्म के आधार पर जो गुरुओं के द्वारा बताई जाती थी वैसी उसी को वो मान लेते थे। किंतु अब लोग विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास रखते थे। अब वे जो क्या है अब लोग विज्ञान और तर्क के आधार पर तर्क वितर्क करके उन बातों पर वो ज़्यादा विश्वास करते थे। मध्यकाल के समाज ने आधुनिक काल में कब और कैसे प्रवेश किया यह अध्ययन का विषय है। जिस काल में यह बदलाव शुरू हुआ उसे पूर्व आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल का शुरुआती समय कहा जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से आधुनिक काल की शुरुआत हुई।
एशिया और यूरोप महाद्वीप के देशों में 14वीं शताब्दी से अर्थात सन 1300 के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, कला, धर्म, लोगों के सोच विचार आदि में बदलाव आने लगा। मतलब 1300 के बाद क्या है, स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगी। वो थी व्यापार, शहरीकरण, नगरों का विकास होने लगा, राजनीतिक, कला का भी साथ में विकास होने लगा और लोगों के सोच विचार में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा है। यह क्या था, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में देखने को मिला था। यह दौर लगभग सन 1750 तक चला। इसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि औद्योगिक क्रांति जो क्या थी, इसके बाद मतलब 1750 तक चला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या है, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण एक नए युग की शुरुआत शुरू हो गई। अतः सन 1300 से सन 1750 के काल को हम आधुनिक काल और उसके बाद के काल को हम क्या कह सकते हैं, आधुनिक काल कह सकते हैं। भारत, इराक, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप के इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच एक घटनाएं घटी जिन्होंने आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों को उन्होंने क्या है, संभव बनाया। बदलाव तो कई हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलाव की बात करेंगे। यहाँ मतलब संस्कृति से संबंधित, धर्म से संबंधित और वैचारिक मतलब सोच विचार से या विचार संबंधित बदलाव की बात करेंगे। 14वीं से 18वीं सदी के बीच 3 तरह की प्रक्रिया हुई जिन्हें हम नामों से जानते हैं, रेनेसां या पुनर्जागरण, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन और एनलाइटमेंट, प्रबोधन अर्थात विज्ञान, लोकतंत्र और प्रगतिशील विचारों का विस्फोट हुआ। इन सारी चीज़ों का क्या है, धीरे धीरे उजागर होने लगा। हालांकि ये तीनों यूरोप के इतिहास से जुड़ी घटना है। इनसे मिलती जुलती कई बातें भारत, ईरान या तुर्क जैसे एशियाई देशों में भी इसी काल में देखी जा सकती। मतलब इनसे मिलती जुलती घटनाएं भारत के एशियाई देशों में देखने को मिली है। जैसे भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन हुआ, भक्ति और सूफी आंदोलन के अंतर्गत तथा नए कलाबोध तथा विकास के समय प्रारंभ हुए। यही नहीं, यूरोप में हुए इन बदलावों के पीछे एशिया और अफ्रीका देशों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है या योगदान उन्होंने दिया है कि इस बदलाव के पीछे। इस कारण पिछले कुछ दशकों से इतिहासकार इन्हें केवल यूरोप के संदर्भ में नहीं बल्कि वैश्विक संदर्भ में देखने का आग्रह कर रहे हैं कि वो विश्व स्तर पर देखें कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि बदलाव के विभिन्न पहलू। सन 1300 से सन 1750 के बीच ऐसी क्या बात हुई, आइए हम पता करें। आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ। व्यापार और शहरीकरण के माध्यम से क्या क्या हुआ देखते हैं। उस दौर में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच व्यापार में बहुत तेजी आई। विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान होने लगा था। मतलब चीज़ों का आदान प्रदान होने लगा और साथ ही साथ यह क्या है, एशिया, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के बीच में व्यापार बढ़ा था। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ। इसके व्यापार में तो बढ़ोतरी हो ही, साथ ही तीनों महाद्वीपों के शहरीकरण, शहरों का भी विकास होने लगा, जो इसमें नए शहर भी बनने लगे और पुराने शहरों का भी विस्तार होने लगा। इसके कई कारण हुए। धनी व्यापारियों का वर्ग उभरा, देशों के बीच लोगों का आवागमन, मतलब व्यापार का वर्ग भी उभरा, साथ ही साथ देश के जो लोग थे उनका आवागमन बढ़ने लगा, जिसके साथ क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। मतलब सोच विचार जो थी वो आदान प्रदान एक दूसरे में होने लगे। नए नए आविष्कार हुए और नई तकनीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव हुआ। स्थानों पर मतलब नई नई तकनीकें शुरू होने लगी, एक तो साथ ही विचारों का आदान प्रदान हो ही रहा था, साथ ही साथ आविष्कार भी होने लगे और तकनीकों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान फैलाव होने लगा, बढ़ने लगा। अब आगे देखते हैं यूरोप और भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर था।
यूरोप के कई ऐसे देश थे जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी, मतलब स्वयं स्वायत्तता का मतलब स्थानीय स्वशासन का के द्वारा अधिकार, और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना, मतलब राजाओं के बिना हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे। स्वतंत्र रूप से अपने जहाँ रहते थे वहाँ वो शासन चला सकते थे, जो स्वायत्त होते थे वो। शहर के व्यापारी और कारीगरों के संगठन मिलकर शहरों के कामकाज संभालते थे। ये सब व्यापारी और कारीगर, इन दोनों के संगठन से मिलकर के वो शहरों के जो भी कामकाज होते थे उन्हें संभाला जाता था। ऐसे शहरों में कुछ हद तक लोकतंत्र और गणतंत्र की भावना विकसित हो गई, मतलब प्रजातंत्र और प्रजा के सिद्धांत के अनुसार चलने वाली ऐसी भावना विकसित हुई। ऐसे शहर थे जिनेवा और फ्लोरेंस, दोनों इटली में है, फ्लैंडर्स हॉलैंड में है आदि। भारत में सूरत, आगरा, विजयनगर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन उन पर राजाओं या उन्हें सामंतों का वर्चस्व बना रहा। भारत में स्थिति क्या थी कि यहाँ पे शहरों का विकास तो हुआ, लेकिन साथ साथ राजाओं और सामंतों का जो वर्चस्व था वो बना ही रहा। अब आगे देखते हैं केंद्रीकृत राज्य। केंद्रीकृत को पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है। केंद्रीकृत में क्या होता है, राजाओं की शक्तियों के केंद्रीकरण, मतलब एक ही जगह पर लेते हैं, जिससे क्या है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति क्या है राजा के हाथ में ही होती है, उन्हीं के शासन शक्ति के आधार पर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं केंद्रीकृत राज्य कैसे होते हैं। इस बीच इन देशों में शक्तिशाली राज्य बनने लगे, जो शक्तिशाली मतलब केंद्रीकृत राज्य बनने लगे। भारत में विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि बने, जो क्या है शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे। ईरान में सफवीद साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य बना। यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, जिनमें फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड के अलावा इटली के कई छोटे राज्य भी शामिल थे। आमतौर पर इनके शासक बहुत महत्वाकांक्षी थे और वे राज्य के अंदर शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे, मतलब राज्य के अंदर ही वो शक्तियों के द्वारा ही अपना शासन स्थापित कर रहे थे। अर्थात एक राजा या बादशाह के हाथों में सत्ता, अधिकारी और धन इकट्ठा होने लगा। क्या जिसमें क्या अर्थात राजा या बादशाह के हाथों में ही सत्ता और अधिकार से ही धन इकट्ठा या धन का संग्रह करना शुरू की, क्योंकि इन राज्यों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बादशाहों के हाथों में केंद्रित थी। यहाँ कहती जो केंद्रीकरण थी राज्य थे, उन जगहों पर आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर बादशाह के ही हाथों में होती थी जो शक्ति होती थी, इन्हें ही केंद्रीकृत कहते हैं। इस काल से पहले जमींदार, सामंत आदि स्वायत्त रूप में शासन चलाते थे। इस काल में क्या है जमींदार और सामंत स्वायत्त जो स्थानीय स्वशासन का अधिकारी जो होता था वो शासन करते थे। अब इनके अधिकार कम कर दिए गए या समाप्त कर दिए गए, या तो समय के अनुसार इनके अधिकार कम हो गए और धीरे धीरे क्या है समाप्त कर दिए गए। अब आगे देखेंगे शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभरता आया। मतलब शहरों और विकास के साथ साथ ही और केंद्रीकृत राज्यों के विकास के साथ धीरे धीरे एक नए मध्यम वर्ग का उदय होने लगा। इसमें व्यापारी, धनी, कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर, कलाकार, कवि, लेखक आदि सम्मिलित थे। इन जगहों पर जो क्या है जो धनी कारीगर थे, मुंशी, इस तरीके से अन्य लेखक सम्मिलित थे, जो क्या है शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण नए नए काम जैसे हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयिक काम, राज्यों के बीच दूतों का काम आदि ये सब क्या है होने लगा। उन्हें करने वाले लोग भी इसी वर्ग में शामिल थे। इस नए मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे। जो नए मध्यम वर्ग सामने आ रहे थे वो क्या है उनकी स्थिति कैसी थी, आर्थिक तंगी थी उनके पास, और अच्छी नौकरी की खोज में दूर दराज के राज्यों में जाकर रहने के लिए वो कैसे हो गए, तैयार हो गए, क्योंकि उनके पास विषम परिस्थिति थी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो तैयार हो गए। इस तरह बड़े क्षेत्रों में विचरण करने के कारण वह वर्ग समालोचनात्मक दृष्टि रखता था, मतलब अच्छी तरह से लोग देखना, समझना, या फिर आप उसे समीक्षा भी कह सकते हैं, और तत्कालीन धर्मगुरु तथा शासकों की आलोचना करने से कतराता नहीं था। जो उसे सही लगता था वो खुलकर बोल सकता था।
इस मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का बहुत महत्व था। उन्हें न केवल साक्षर होना जरूरी था, बल्कि अपने काम को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्य शिक्षा की जरूरत थी। इस वर्ग में क्या होने लगा, वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देने लगे। साथ ही साथ वो केवल साक्षर नहीं होते थे, पर उन्हें अक्षरों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि वे उस काम से प्रभावी होकर एक व्यापक रूप से वो साहित्य शिक्षा अपने लिए जरूरी मानते थे। यूरोप में यह शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से और भारत में फारसी और सांस्कृतिक साहित्य अध्ययन के माध्यम से मिल सकती थी। रोचक बात तो यह थी कि कई प्राचीन रचनाएं जैसे यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य तथा भारत का पंचतंत्र व गणित के ग्रंथ विभिन्न भाषाओं के अनुवाद करके पढ़े गए। मतलब ये लोग उनके लिए एक रोचक बात यह थी कि वो क्या है, जगह जगह यूनान के, जैसे यहाँ बताया गया कि यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य, भारत का पंचतंत्र, इन सबों को वो इन विभिन्न भाषाओं को वो अनुवाद करके पढ़ने लगे। भारत में मुगल काल में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का अनुवाद अरबी व फारसी में किया गया। मतलब मुगल लोग उन चीज़ों को जानने के लिए वो अरबी और फारसी भाषाओं में अनुवाद करने लगे और उसे समझने लगे। अब है यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा, उनमें कई समानताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। यूरोप और भारत में मध्यम वर्ग में कई समानताएं होने के बावजूद भी अंतर देखने को मिला। एक तो यह था कि भारत में यह वर्ग कुछ विशेष जातियों तक सीमित था। विशेष जाति मतलब जो उच्च जाति कह सकते हैं आप लोग, जो कायस्थ, क्षत्रिय या ब्राह्मण, जबकि यूरोप में इस वर्ग में विविध समूह वर्गों के लोग सम्मिलित हुए। इस वर्ग में क्या है, विभिन्न समूहों के लोग और वर्गों के लोगों ने भी भाग लिए। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारतीय मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्ययन में रुचि कम दिखाई, जबकि यूरोप में इसे महत्वपूर्ण माना गया और उन्होंने उसे सीखा भी। अब ये देखते हैं रेनेसां पुनर्जागरण क्या है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान। प्राचीन यूनान और लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन के विभिन्न पहलू थे। राजनीतिक, नीतिशास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यवहार और भौतिक दुनिया का अध्ययन आदि प्रमुख विषय थे। मनुष्य को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य के अध्ययन को मानविकी अध्ययन या मानववाद भी कहा जाता है। मतलब मनुष्य को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य अध्ययन, जिसमें क्या है, मानव अध्ययन को ही मानविक अध्ययन कहा जाने लगा। कई मानों में यह सब धार्मिक चिंतन से हटकर था। मतलब धर्म से के चिंतन से ये हटकर था। इनमें किसी धर्म या धर्म ग्रंथ या धर्म गुरु में विश्वास, पर लौकिक पूर्ण के लिए इस लोक में त्याग, तपस्या या कष्ट सहन आदि बातों पर जोर नहीं दिया जाता था। मतलब इसमें ना धर्म ग्रंथ, इसमें ना तो किसी धर्म ग्रंथ या धर्म गुरु में विश्वास, परलौकिक के लिए इस लोक में ना तो त्याग या कष्ट सहने जैसी बातों पर जोर नहीं दिया गया। वे तार्किक सोच, मतलब तर्क के आधार पर सोचते थे, को बढ़ावा देते थे और व्यक्ति के खुद सोचने विचारने पर जोर देते थे। वे किसी धर्म गुरु की बातों को भी तर्क की कसौटी पर परखने पर जोर देते। अगर किसी धर्म गुरु ने कोई बातें कही गई है तो वो उस बात को भी तर्क के आधार पर ही सोचते थे। इसी कारण मध्यकाल में जब ईसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में स्थापित हुआ तो उसके धर्मगुरुओं के द्वारा प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य की आलोचना की गई। अब आगे देखते हैं, मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गया। किसके कारण? मतलब ग्रीक और लैटिन साहित्य के अध्ययन जिस ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण सीमित हो गया, मतलब सीमित हो गया वो। इस साहित्य ईसा धर्म के जीवन से पहले रचा गया था, ईसा मसीह के जन्म से पहले रचा गया था जो, और ईसाई धर्म के अनुरूप नहीं था, मतलब ईसाई धर्म के अनुसार नहीं था। चर्च का आग्रह था कि इस लोक में सुख प्राप्ति की चिंता न करके परलोक में स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। चर्च यह आग्रह करता था कि लोगों को सुख की प्राप्ति की चिंता न करके परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। चर्च के विरोधों के चलते ये प्राचीन साहित्य पश्चिमी यूरोप में लुप्त होते गए, किंतु ईरान, इराक आदि इस्लामी देशों में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अनुवाद और अध्ययन
चलता रहा। लेकिन फिर भी क्या है, यूरोप में तो लुप्त प्राचीन साहित्य पश्चिमी यूरोप में लुप्त हो गए। लेकिन क्या हुआ, ईरान, इराक आदि इस्लामी देशों में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन क्या है, चलता रहा। 14वीं सदी तक इस्लामी संस्कृति का प्रभाव विश्व में भारत से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैलने लगा। इस क्षेत्र में जैसे चीनी, मध्य एशियाई, भारतीय, ईरानी, इराकी, मिस्री, यूनानी आदि कई संस्कृतियों व भाषाओं का मेल मिलाप हो रहा था। मतलब तरह तरह के लोगों के द्वारा अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं का मेल मिलाप होता जा रहा था। इस्लामी देशों के विद्वानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और चीनी, भारतीय, ईरानी, इराकी तथा यूनानी साहित्य का अरबी और फारसी भाषाओं में अनुवाद करके अध्ययन किया। उन्होंने क्या है, इस चीज़ का जो विद्वानों के द्वारा जो भाषा जो भी लिखी गई बातें थी, उन्होंने क्या है, फारसी और अरबी भाषा में अनुवाद करके उसके बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में जाना। 14वीं सदी में जब पश्चिमी यूरोप में प्राचीन साहित्य में रुचि फिर से जागृत हुई, क्या है, 14वीं सदी में जब पश्चिमी यूरोप में प्राचीन साहित्य के प्रति जब फिर से जागृति मतलब उसके प्रति रुचि उत्पन्न हुई, तब इस्लामी देशों ने संरक्षित ग्रंथ और उनके अरबी अनुवाद बहुत काम आए। इसके अलावा प्राचीन भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान का ज्ञान भी यूरोप के विद्वानों को मिला। इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने तरह तरह अनुवाद करने से वहाँ की जो भी ज्ञान थी उसको इकट्ठा करने में उन्हें आसानी मिली। अब आगे देखते हैं यूरोप में मानववाद। सन 1300 के आसपास यूरोप के विद्वान यूनानी, लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेने लगे थे। जो क्या है, 1300 के आसपास यूरोप के जो विद्वान थे वो लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकें थी उसको अध्ययन करने में उन्होंने रुचि ली। उनमें ज़्यादा रुचि दिखने को मिले। वे बढ़ते व्यापार, शहरीकरण और उभरते राज्यों के कारण उपजी चुनौती पर विचार कर रहे थे तथा नए व्यवसायों व नौकरियों की संभावनाओं का फायदा भी उठाना चाहते थे। अब धीरे धीरे क्या थे, अब हर जगह के सभ्यता, संस्कृति के मेल जुलाव के कारण साथ साथ ही व्यापार और शहरीकरण तो उभर ही रहे थे। साथ ही राज्यों के कारण जो उपजी चुनौती, जो भी चुनौतियाँ आ रही थी उस पर वो क्या करते थे, विचार करते थे, जिसकी करते रहे तथा जो नए व्यापारी और नौकरियों की जो संभावना होती थी उसका वो बेहतर ढंग से फायदा उठा सकते थे। अब आगे देखते हैं, लैटिन भाषा के विद्वान इटली के फ्रांसेस्को पेट्रार्क, जिनका जन्म सन 1304, मृत्यु सन 1374 को मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक कहा जाता है। मतलब इनके ये क्या थे, विद्वान थे, लैटिन भाषा के विद्वान। वे इस बात से परेशान थे कि उनके समय के लोग भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पाते थे, वो इस बात से परेशान थे। वे प्राचीन लैटिन साहित्य पढ़ने लगे ताकि वे समझें कि भाषा का सही उपयोग कैसे करें। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने और दुनिया को बेहतर समझने के लिए तैयार कर सकते थे। क्योंकि भाषा का अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं समझ सकते। तो उन्होंने क्या किया, भाषा उन्होंने पढ़ने में मदद करने के लिए उन्हें प्राचीन पुस्तकों को समझने की मदद मिलने लगी, जिससे वो सही भाषा के आधार पर अपनी बुद्धि के तरीके से वो सोच सके और दुनिया को बेहतर समझने के लिए वो तैयार हो सके। पेट्रार्क जैसे लोगों के प्रयासों से 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन तेजी से फैला। मतलब पेट्रार्क ने बहुत ही योगदान दिया लोगों को अध्ययन की ओर, उन्होंने साहित्य जैसे अध्ययन पर तेजी से फैलाव होने लगा। मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं को सोचने के तरीके और औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार तथा राजनीति के मकसद से बातचीत करना आदि व्यवहारिक कुशलताएं भी विकसित होंगी। वो क्या थे, मनुष्य की जो सोच विचार थी उसको किस तरीके से युवाओं में लाया जाए, उसके लिए उन्होंने औपचारिक जो पत्र लेखन, भाषण, उसे किस तरीके से प्रस्तुत करना है, उस अपने मकसद या किस तरीके से पहुंचाना है, इस तरीके से ऐसी कई व्यवहारिक कुशलताएं विकसित होने लगी। अतः वे ऐसे शिक्षा देने के लिए शालाएं स्थापित करने लगे। इस काम में उन्हें जर्मन कारीगर गुटनबर्ग की लगभग सन 1439 में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार से बहुत मदद मिली, जिसमें एक
किताब की सैकड़ों प्रतियां आसानी से तैयार की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप नई व पुरानी पुस्तकों की प्रतियां बहुत ही बड़ी मात्रा में दूर दूर तक पहुंच सकती थी। यहाँ पे आसानी क्या हुआ, पुनर्जागरण के लोग पढ़ने के, एक तो मानववाद और पुनर्जागरण का मेल मिलाप होने की वजह से जो छपाई थी उसमें भी परिवर्तन होने लगे, और साथ साथ में जो पुरानी पुस्तकें थी उनकी प्रतियां भी बनाने में उन्हें आसानी हुई, और उससे वो दूर दूर तक आसानी से पहुंचा सकते थे। इससे विद्वानों के बीच संवाद मतलब बातचीत और विचारों का आदान प्रदान बहुत सरल हो गया। इससे क्या होने लगा, सैकड़ों प्रतियां उत्पन्न होने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी, और इससे विद्वान जो थे, जगह जगह के जो विद्वान थे वो सामने उभर कर आए और उन्होंने अपनी बातों और विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सके। एक रोचक बात यह है कि मानववादी विचारकों ने प्राचीन भाषाओं में रचित साहित्य के अध्ययन को तो महत्व दिया, लेकिन लेखन कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषाओं जैसे इतावली, जर्मन, अंग्रेजी, फ्लेमिश और फ्रेंच को ही चुना। वे ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहते थे जिसे जन सामान्य समझ सके। जो विद्वान लोग थे, मानवविद विचार थे कि वो साहित्य के अध्ययन को किस तरीके से वो लेखन कार्य में उन भाषाओं को उपयोग करें जिससे जो जन सामान्य, जो वहाँ के रहने वाले सामान्य लोग हैं, वो उस भाषा को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब है मानवविद अध्ययन और उससे पहले के मध्यकालीन अध्ययनों में एक विशेष अंतर था। हमने ऊपर देखा कि मध्यकालीन अध्ययन धार्मिक मामलों पर केंद्रीकृत थे और कोई विद्वान यह हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह चर्च के विचारों के विरुद्ध लिखे या बोले। लेकिन अब अध्ययन मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी बातों जैसे नायक और नायिका के बीच प्रेम, राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक जीवन के मुद्दे आदि पर केंद्रित होने लगी। यहाँ क्या थे, अध्ययन जो किया जा रहा था वो मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी जो भी बातें थी उसको किस तरीके से आर्थिक जीवन के मुद्दों को केंद्रीकृत करें। बाद में कई विद्वान और वे भी जो चर्च पर आश्रित थे, और भी ऐसे विद्वान जो क्या है चर्च पर आश्रित मतलब उन पर निर्भर थे, चर्च की आलोचना करने से नहीं चूके, मतलब उसका खंडन करने लगे। उदाहरण के लिए लारेंजो वल्ला नामक लैटिन भाषा के विद्वानों ने सन 1435 में चर्च के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज में जानकारियों का अध्ययन करके ऐलान किया। उन्होंने बोला कि वे जाली दस्तावेज हैं, जाली मतलब उनके नकली दस्तावेज हैं। इनमें से वे दस्तावेज शामिल थे जिनके आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च का यह दावा करता था कि प्राचीन काल में रोमन सम्राटों ने कई राज्य के अधिकार चर्च को दे रखे थे। उसमें ये बात कही गई थी कि प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में जो रोमन सम्राट राजा थे वो राज्य के अधिकार किसको दे रखे थे, चर्च को दे रखे थे। हॉलैंड देश के एक और प्रसिद्ध मानववादी विद्वानों एरासमस, जन्म सन 1466, मृत्यु सन 1536, ने प्रारंभिक यूनानी ईसाइयों के साहित्य और बाइबल के प्राचीन ग्रीक मूल पाठ का भी अध्ययन किया। उन्होंने यह दिखाया कि चर्च द्वारा किए गए बाइबल के लैटिन अनुवाद में बहुत सारी गलती है। उन्होंने क्या है बताया कि किस तरीके से बाइबल में जो लिखी गई बातें हैं वो लैटिन अनुवाद में बहुत सारी गलतियां हैं। एरासमस ने चर्च की कई मान्यताओं को अंधविश्वासी बताया, मतलब अंधविश्वास जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस विषय में उन्होंने भूल की प्रशंसा नामक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक प्रकाशित किया जिसमें चर्च के कई कर्मकांडों व विचारों की आलोचना की गई। मतलब उसमें जो कर्मकांड, चर्च के आधार पर जो भी कर्म के आधार पर कार्य को बताया गया था उसके विचारों को उन्होंने क्या है खंडन किया। क्या महिलाएं भी इस तरह का अध्ययन करती थी? उन दिनों आमतौर पर पुरुषों को ही औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। उस समय मतलब ज़्यादातर क्या है पुरुषों को ही शिक्षाएं दी जाती थी। महिलाओं से अपेक्षा थी कि वे घर के कामकाज को संभाले, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने इस सीमा को लांघा और ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया। मतलब कुछ ऐसे भी महिलाएं थी जिन्होंने क्या है उस सीमा जो एक महिला को शिक्षा के लिए नहीं प्रेरित किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे महिलाएं थे जिन्होंने उस सीमा को लांघा और उन्होंने क्या है ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और मानववादी लेखकों में अपना नाम दर्ज किया। ऐसे ही एक महिला थी कासांड्रा फेडेल, जन्म सन 1465, मृत्यु सन 1558। फेडेल ने आग्रह किया कि महिलाओं को भी
महिलाओं को भी इस तरह के साहित्य अध्ययन में भाग लेना चाहिए। मतलब साहित्य के अध्ययन में जो भी हिस्सेदारी है उसमें महिलाओं को भी भागीदारी होना चाहिए। उन दिनों वेनिस एक गणतंत्र था, लेकिन उनमें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। फेडेल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र सीमित होगा और पुरुषों की इच्छा को प्राथमिकता मिलती थी। फेडेल ने क्या है, आलोचना करते हुए कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र सीमित होता है, जिसमें क्या है, पुरुषों की इच्छाओं को ही प्राथमिकता या उनकी जो इच्छा है उसे ही प्राथमिकता माना जाता है। इस तरीके से यह पुरुष प्रधान व्यवस्था की शुरुआत की आलोचना थी कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। इससे आने वाले समय में नारीवादी विचारों के उभरने का रास्ता खुला। अब महिलाएं भी क्या है, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के लिए एक उन्हें रास्ता मिल गया। दूसरे मानववादी चिंतक थे कि इटली की मैकियावेली ने सन 1513 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था द प्रिंस। यह मूलतः राजनीति का एक अध्ययन था। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें किसी आदर्शवाद की चर्चा न होकर यथार्थ में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही थी उनकी विवेचना थी। इसमें क्या है, मुख्य बातें सिर्फ आदर्शवादी की चर्चा ना होकर के केवल सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीति में जो भी प्रक्रियाएं चल रही है उसकी ही बातें कही गई थी। इसमें नैतिकता की चिंताओं से मुक्त होकर राजा किसी प्रकार निर्कुंश शक्ति अर्जित कर सकता है इसका वर्णन मिलता है। मतलब चिंता मुक्त होकर के राजा अपने तरीके से जैसा शासन करना चाहता है, शक्ति के द्वारा शासन करना चाहता है, वह कर सकता है, इसका वर्णन किया गया है, बताया गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्राचीन साहित्य के अध्ययन से मानववाद शुरुआत हुआ था, जिसे अपनी अभिव्यक्ति और चिंता को प्रभावी और सुसंस्कृत किया जा सके। इस क्या है, मानववाद, प्राचीन साहित्य के अध्ययन से मानववाद मतलब मानव की जो स्वयं की अभिव्यक्ति है, स्वयं के द्वारा जो चिंतन है, जो विचार है, उसको किस तरीके से प्रभावी और सुसंस्कृत किया जा सके। देखते ही देखते यह चर्च के विरुद्ध हो गया, मतलब खिलाफ हो गया। इस आंदोलन के कई प्रभावों में उदार साहित्य शिक्षा और बुद्धिजीवियों को स्वतंत्रता महत्वपूर्ण बातें हैं। मतलब इस आंदोलन में जो भी बातें हुई उसमें क्या है, साहित्य शिक्षा और बुद्धिजीवी जो अपने बुद्धि के आधार पर सोच विचार को खुले तौर से अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकाल के अंत में ऐसी क्या बातें हुई जिनके कारण समाज में बदलाव संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीकृत राज्य से क्या आशय है, मध्यम वर्ग के बनने में इनकी क्या भूमिका रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्यापार और शहरीकरण ने मध्यम वर्ग के बनने में किस प्रकार सहायता की होगी। ये 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोगों को। आज के लिए यहीं तक पढ़ाई समाप्त करते हैं। थैंक यू।